परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। किताब में परफॉर्मेंस पे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 6 और 7। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जब पढ़ना है पहले 7 पढ़ना है फिर 6 पढ़ना है, क्योंकि 6 में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह की बातें भी हैं जो अगला स्टेप है, और 7 में स्टार्टिंग वाली बातें हैं। 7 पढ़ने के बाद जब आप 6 पढ़ेंगे तो 6 आपको काफ़ी आसान लगेगा और रिपीट होती हुई बातें नज़र आ रही होंगी। तो जल्दी से 7 की बात करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बड़ा ही कॉमन सेंस वाला चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। एक आध जगह पे थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन है, अदरवाइज ये चैप्टर बड़े मज़ेदार तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? 2 प्रोमिसेस है ना, एक बंदा प्रॉमिस करता है कि मैं ऑरेंज सप्लाई करूंगा और दूसरा क्या प्रॉमिस करता है? मैं पैसे दूंगा। तो एक प्रोमिसर है और दूसरा प्रोमिजी। सवाल ये है कि कौन परफॉर्म करेगा? प्रोमिसर करेगा। अगर तो ये पार्टीज ने तय किया है कि भाई तुमने ही मुझे चीज़ सप्लाई करनी है, किसी और ने नहीं, तो फिर वही करेगा। या अगर पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी से कहा तुमने मेरे कॉन्सर्ट पे आके गाना गाना है, तो ये गाना गाने वाला काम एजेंट भी नहीं कर सकता, ये वही आके करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली प्रोमिसर परफॉर्म करता है, लेकिन अगर आपस में तय किया हो तो प्रोमिसर का एजेंट भी कर सकता है। अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब बच्चे का क्या कसूर? एक बंदे ने एक डील की, उसने 10 लाख का माल मंगवाया, माल आ गया, 10 लाख की पेमेंट करने से पहले उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। बच्चे जो है वो जब मैयत पे बैठे तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि हाँ भाई मैयत ने किसी का कुछ देना, उसने कहा हाँ जी मेरे 10 लाख देने हैं। अब बच्चों पे वाजिब हो जाएगा कि बच्चे वो 10 लाख उसे देंगे। अब सवाल ये है कि बच्चों ने जब वो डील की ही नहीं तो बच्चों को ऐसी क्या मजबूरी, यानी कि बच्चों का क्या कसूर कि उनको उस बाप के, मरे हुए बाप की जिम्मेदारियां अदा करनी है? तो ऐसे में हम कहेंगे कि बच्चों का वही कसूर है जिस वजह से उनको उसकी जायदाद मिल रही है। अगर जायदाद मिल रही है और उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा क्या हक बनता है बाप की उस पर, तो जब बाप की जायदाद पे हक बनता है तो बाप की लाइबिलिटीज़ भी। लेकिन लॉ थोड़ा सा मामला इजी रखना चाहता है, बाप के एसेट्स मिलेंगे लेकिन लाइबिलिटीज़ एसेट्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। अगर बाप ने जायदाद छोड़ी ही 8 लाख की है तो 8 लाख से ऊपर के वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर जायदाद 15 लाख की है तो पहले 10 लाख इसका सेटल करेंगे, फिर 5 लाख आपस में डिवाइड करेंगे। तो अगर एक बंदा मर जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो। अब गाना गाने वाला कॉन्ट्रैक्ट तो ये नहीं कर सकेंगे पूरा, तो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डेथ ऑफ प्रोमिसर पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होंगे अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर। इसका क्या मतलब होता है? अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर, अनलेस के इसके मुखालिफ कुछ बात आपस में तय हुई है। तो प्रॉमिस कौन परफॉर्म करेगा? प्रॉमिस हिमसेल्फ या उसका एजेंट? मरने के केस में अगर पर्सनल नेचर नहीं है या कुछ और चीज़ नहीं डिफाइन हुई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड पार्टी भी आ सकती है। अगर आप सामने वाले से कहेंगे हाँ भाई ये सामान मैं तुम्हें फलाना बंदे से दिलवा दूँ, उसने कहा हाँ, अब जब उसने ओके कर दिया तो वो फलाना बंदा उसको चीज़ डिलीवर कर सकता है। जैसे हमने देखा ना, कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकती है, तो थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। और जब आपने एक दफ़ा ओके कर दिया थर्ड पार्टी को, तब आप इनकार नहीं करेंगे। अगर जॉइंट प्रोमिसर्स हो, अगर बहुत सारे प्रोमिसर्स हैं, 4 लोग हैं, 4 लोगों ने मिलकर एग्रीमेंट किया था, तो चारों मिलके परफॉर्म करेंगे। उनमें से एक आध मर गया तो जो जिंदा हैं वो, और जो मर गया है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और अगर सब मर गए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली। जब भी जॉइंट प्रोमिस होता है तो सब ने मिलके परफॉर्म करना होता है। डन। जॉइंट प्रोमिस के थोड़े से रूल्स अगर हम समझने की कोशिश करें कि जॉइंट प्रोमिस के रूल्स किस तरह से हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी 4 लोग थे, इन्होंने मिलके जॉइंट प्रॉमिस किया किसी के साथ और उससे 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर वाई के साथ। डील हो गई 8 लाख की। ये जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं, इन सब ने मिलके कुछ सामान देना होगा और वाई ने इनसे, मतलब इन्होंने सब ने मिलके कुछ सामान लेना होगा वाई से, और इन सब ने मिलके 8 लाख रुपए देना होगा वाई को। अब यहाँ पे लॉ ये कहता है कि वाई की मर्जी है, वाई इनमें से किसी एक बंदे से भी सारे पैसे लेना चाहे ले ले। फॉर एग्जाम्पल बी ने वाई को दे दिया 8 लाख, तो ए सी और डी नाचते फिर रहे होंगे, कहेंगे बचत हो गई, बेचारा बी फंस गया, उसने पैसे दे दिए, या कुछ और होगा। क्या होगा?
कंट्रीब्यूशन होगी, ए सी और डी 2-2 लाख रुपए देंगे, चारों की कंट्रीब्यूशन बराबर होनी चाहिए थी अगर कुछ और एग्री नहीं हुआ हुआ। तो जॉइंट प्रोमिसर का राइट ये है कि अगर वो अकेला बाकियों के हिस्से की जिम्मेदारी देते तो वो सबसे रिकवर कर सकता है। क्योंकि जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं ना, उनकी लाइबिलिटी होती है जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब है वो जॉइंटली भी लाइबल हैं, सेवरली भी लाइबल हैं। यानी मिस्टर वाई इन चारों से इकट्ठे भी पैसे मांग सकता है और इनमें से किसी अकेले से भी पैसे मांग सकता है। क्लियर हो गई बात? फॉर एग्जाम्पल जब ये कंट्रीब्यूशन मांगने जाए तो ऐसे में डी भाग जाए, तो ए और सी अपने अपने से के 2 लाख दें और उससे ताज़ियत करेंगे यार डी भाग गया, उसका 2 लाख तुम्हें पड़ गया, ऐसा होगा? नहीं। अब ये 8 लाख 3 बंदों में बराबर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मिस्टर बी का ये राइट है कि अगर कंट्रीब्यूशन में कोई लॉस भी होगा तो वो लॉस भी सबके सब शेयर करेंगे। अच्छा, फिर एक और काम भी हो सकता है। मिस्टर वाई ने कहा भाई मैं ए को छोड़ देता हूं, मैं ए से पैसे नहीं मांगूंगा, मैं बी सी डी से पैसे मांगूंगा। वाई ने कह दिया मैं ए से पैसे नहीं लूंगा, मैं बी सी और डी से पैसे लूंगा, लेकिन लूंगा 8 लाख पूरा। तो वाई ने अगर ए को आज़ाद कर दिया तो क्या ए के बाकी पार्टनर्स की नज़र में ये आज़ाद हुआ है? नहीं। और क्या बी सी डी आज़ाद हो गए? तो दिस कैन हैपन कि सामने वाली पार्टी आप में से सिलेक्टेड लोगों से वो कर ले, डिमांड कर ले और कुछ को माफ़ कर दे, लेकिन अगर उन्होंने आपस में एक दूसरे को माफ़ नहीं किया, भले बी उठ के 8 लाख दे दे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो 8 लाख बी को के ज़िम्मे पड़ा। ये बात समझ आ रही है? तो जॉइंट प्रोमिसेस के कुछ रूल्स हैं जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसको किताब पे देखते हैं। हम कहते हैं जॉइंट प्रोमिसेस की जो लाइबिलिटी है वो जॉइंट एंड सेवरल है, वो मिलके भी लाइबल है, अलग अलग भी लाइबल है। राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, जितने भी जॉइंट प्रोमिसेस हैं वो एक दूसरे को कंपेल कर सकते हैं कि भाई मैंने पैसे दे दिए, अब तुम लोग मुझे कंट्रीब्यूशन दो, जैसे हमने 8 लाख वाली एग्जांपल देखी। फिर शेयरिंग ऑफ लॉस इन कंट्रीब्यूशन, अगर कंट्रीब्यूशन में लॉस आ जाए, वो डी भाग गया था तो उसके पैसे भी कंट्रीब्यूट करने का इसका हक है कि वो बाकी सबसे वो पैसे मांगे। वन जॉइंट प्रोमिसर को अगर रिलीज कर दिया प्रोमिजी ने किसी एक को आज़ाद कर दिया, इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर या जॉइंट प्रोमिसर्स। अगर प्रोमिजी ने कह दिया मिस्टर ए तुम आज़ाद, तो उससे बाकी लोग खुद ब खुद आज़ाद नहीं हो जाएंगे, और ना ही इट डज नॉट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर जॉइंट प्रोमिसर। वो ए को इसने आज़ाद किया लेकिन ए बी सी डी की नज़र में आज़ाद नहीं हुआ। और जब भी जॉइंट प्रोमिसेस होंगे तो डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट इधर भी होगा। डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट का मतलब है वही वाली बात जो हमने यहाँ पढ़ी थी, जॉइंट प्रोमिसर, इसके साथ लिखा था डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट। प्रोमिसर मिल के परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरह से अगर जॉइंट प्रोमिसेस के साथ मामला हुआ है तो जॉइंट राइट्स के वो सारे जो रूल्स हैं वो उसी तरह से अप्लाई करेंगे। ये बात समझ आई? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, किताब बहुत ही बच्चों वाली बातें करना शुरू हो गई है कि परफॉर्मेंस किस टाइम पे होगी, जो डिफाइंड है। परफॉर्मेंस किस तरीके से होगी, जो डिफाइंड है। अगर टाइम ना डिफाइंड हो, रीजनेबल टाइम। प्लेस ना डिफाइंड हो, जो रीजनेबल प्लेस है उससे पूछ लें कि कौन सी। दिन ना डिफाइंड हो तो जो भी मतलब उससे आइडिया ले लेंगे, हाँ भाई किस दिन कहाँ पे किस तरह से परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मैनर डिफाइंड हो तो उस मैनर में होनी चाहिए परफॉर्मेंस, और मैनर ना डिफाइंड हो तो सीधी सीधी बात है, नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड, परफॉर्म होगा रीजनेबल टाइम में। एक सर्टेन डे में होना है, टाइम नहीं डिफाइंड, तो आप ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ दैट बिजनेस आप उसको कर सकते हैं, उस प्लेस पे जहां पे वो परफॉर्म होना था। कोई प्लेस फिक्स नहीं हुई है। प्रोमिसर प्रोमिसी से पूछेगा भाई मैं कौन सी प्लेस पे आके परफॉर्मेंस दूं। मैनर या टाइम प्रिस्क्राइब्ड या सैंक्शन है तो जो मैनर या टाइम प्रिस्क्राइब्ड है उसके मुताबिक होगी। फिर एक रूल होता है कि अगर प्रॉमिस किसी खास दिन होना है, और रूल ये है कि एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी इज नीडेड। रूल ये है कि प्रोमिसी पहले अप्लाई करेगा और फिर उसके बाद जो है वो परफॉर्म होगा। यानी कि हमने कहा हम परफॉर्म करेंगे फलाना दिन, लेकिन कब करेंगे, जब तुम कहोगे। तो अब ये परफॉर्मेंस कब होगी, जब वो कहेगा। प्रोमिसी शैल अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद इन यूजुअल आवर। यानी कि बहुत ही जनरल कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि जो टाइम है उस पर होगा, जो मैनर है उस पर होगा, जो दिन है उस पर होगा। अगर दिन डिफाइंड है तो रीजनेबल आवर्स में होना चाहिए, दिन डिफाइंड नहीं है तो पूछ लें, प्लेस डिफाइंड नहीं है तो पूछ लें, और अगर आपकी एक बिजनेस प्लेस ऑलरेडी डिफाइंड है तो उस बिजनेस प्लेस पे हो। और अगर ये रूल है कि पहले अप्लाई करेगा फिर परफॉर्मेंस होगी तो फिर वो अप्लाई करे।
अगर परफॉर्म ना कर सके फिर क्या होगा? एक ड्यू टाइम पे आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, वो ड्यू टाइम आया और आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सके, तो देखा ये जाएगा कि क्या यहां टाइम एसेंस था या नहीं था। समटाइम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को आपने एक टाइम डिफाइन किया हुआ होता है कि ये एक टाइम है, इस टाइम के अंदर होना चाहिए। अगर पार्टीज पहले से तय कर लेंगे भाई 25 जुलाई को ये डील होनी है और 25 को ना हुई तो मुझे नुकसान हो जाना है, बस फिर उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर पार्टीज तय कर लें कि टाइम सबसे सेंसिटिव चीज़ है तो फिर टाइम एसेंस है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी है कि उस टाइम पे ना होने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो टाइम एसेंस है। यानी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें टाइम बड़ी ज़रूरी शर्त होता है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें टाइम ज़रूरी शर्त नहीं होता। आपने 20 दिन बाद एक चीज़ सप्लाई करनी है और आपने आज एक बंदे से कहा मुझे 2 दिन बाद सप्लाई कर दो, वो 2 दिन बाद नहीं तो 3 दिन बाद दे देगा। टाइम इतना सेंसिटिव नहीं है। लेकिन आपने कहा कि मुझे तुम शाम 4 बजे तक दोगे, 5 बजे एक जहाज़ निकल रहा होगा, मैं उस जहाज़ पे सामान लोड कराऊंगा और आपने 4 बजे नहीं दिया, अब आपने बड़ा ज़्यादा जुल्म कर दिया। तो अगर टाइम एसेंस हो तो क्या होगा और टाइम एसेंस ना हो तो क्या होगा? टाइम अगर एसेंस है, अगर टाइम एसेंशियल है और फेलियर टू परफॉर्म हो गया, वो जो टाइम डिफाइंड था उस पर उसने परफॉर्म नहीं किया, तो फिर क्या होगा? प्रोमिजी के पास वॉइडेबल ऑप्शन आ जाएगी। वो कहेगा तुमने मेरे साथ जुल्म किया है। प्रोमिजी की मर्जी है कि चाहे वो डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करे और प्रोमिजी की मर्जी है वो कहे मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करता हूँ, मुझे मेरा जुर्माना हर्जाना दो जो तुमने मेरा नुकसान किया है। दोबारा सुन लें, अगर टाइम सबसे ज़रूरी एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का और टाइम पे परफॉर्मेंस ना हो तो प्रोमिजी है मजलूम। प्रोमिजी को मिल जाएंगे 2 राइट्स। एक राइट मिल जाएगा कि या तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दो और डैमेजेस मांग लो, और दूसरा राइट क्या होगा कि ठीक है अगर तुम्हें लगता है कि डिलेड परफॉर्मेंस चलेगी तो ठीक है उसको डिले पे आने दो। तो टाइम ज़रूरी था, आपने उस टाइम पे परफॉर्म नहीं किया। अब प्रोमिजी ने कहा यार देखो तुमने मेरा नुकसान कर दिया, चलो एक काम करो कल सप्लाई दे देना, लेकिन आज और कल के दरमियान का जो नुकसान है वो तुम भरो। तो अगर ऐसी डील हो जाए तो डिलेड परफॉर्मेंस भी एक्सेप्ट हो सकती है। और अगर वो कहे नहीं डिलेड परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तुमने आज गड़बड़ कर दी है, मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। जब कैंसिल करेगा तो दूसरे बंदे से क्या डिमांड करेगा? जुर्माना हर्जाना। उससे कहेगा जी आपने मुझे जुर्माना वगैरह देना है। क्लियर? इंतज़ामिया शायद परेशान है। अगली क्लास तो नहीं आज? चलें ठीक, मतलब है 15 मिनट खींचे जा सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि इसके फौरी बाद क्लास हो और जो है ना वो परेशान हो। तो जब इंतज़ामिया ईजी है तो बस फिर आप तो मोर देन ईजी हैं। टाइम वॉइडेबल, टाइम एसेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ही मे कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड सू फॉर ब्रीच। समझ आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे और कहे मुझे मेरा नुकसान पूरा करके दो। ही कैन ऑल्सो एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एक्सेप्ट भी कर सकता है, बट देन प्रोमिजी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। लेकिन फिर उसके बाद वो पूरा नुकसान नहीं रिकवर कर सकता। कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ही गिव नोटिस टू प्रोमिजर ऑफ हिज सच इंटेंशन। वो अब और नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन वो ये ज़रूर कह सकता है कि ठीक है मैं अगले दिन परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता हूँ और तुमने चूंकि डिले किया है तो तुम्हें इतना जो एक दिन के डिले से नुकसान हुआ है वो मैं चार्ज करूँगा। कोई हल्का सा जुर्माना भी रख सकता है कि तुमने जो है ना वो टाइम पे नहीं वो किया, मुझे जहनी कोफ्त हुई है, तुम्हें मैं 500 रुपये जुर्माना करूँगा। तो अगर डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट हो तो वो विद और विदाउट जुर्माना एक्सेप्ट हो सकती है। वो बताएगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट टूटा है वो बताएगा कि क्या वो जुर्माना करना चाहता है या नहीं। बात समझ आ रही है? और अगर टाइम एसेंस ना हो तो फिर लॉ इतना सख्त नहीं है, वो कहते हैं अब नॉट वॉइडेबल है। अब वो वॉइडेबल वाली बात नहीं है, अब आप डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करेंगे लेकिन वो जो डिले का नुकसान है बस वो चार्ज होगा। तो दोबारा सुन लें, अगर टाइम एसेंस हो तो पार्टी के पास 2 ऑप्शन होती है। उसने आपको टाइम पे डिलीवर नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें और उसको कहें मुझे आज नुकसान भरो सारा का सारा। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप कहें ठीक है कोई बात नहीं, लेट हो गया, लेट होने का हल्का फुल्का एक्स्ट्रा नुकसान तुम मुझे दे दो, बाकी सब ओके है। जबकि दूसरी तरफ जहाँ टाइम एसेंस नहीं है वहाँ लेट होने पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का इख्तियार नहीं है आपके पास, सिर्फ उतना इख्तियार है कि आप उसको डैमेजेस चार्ज कर लो कि जी एक आध दिन लेट होने से जो नुकसान हुआ है वो तुम भरो। लेकिन एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन आपको बताना होगा। जब आप कह रहे हैं ना चलो आज नहीं कल दे देना, तो उस वक्त बताना होगा कि कल विद जुर्माना देना या विदाउट जुर्माना। क्लियर? देन आते हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। एक बंदे ने प्रॉमिस किया है
दूसरे ने प्रॉमिस किया है, ये दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी है। आप याद करें हमारी एग्जांपल में मेरा एक सवाल है, ए और बी ने परफॉर्म आपस में तय किया, ए ने कहा मैं ऑरेंजेस दूंगा, बी ने कहा मैं पैसे दूंगा, इनमें से पहले कौन काम करेगा? आपस में डिफाइन करना पड़ेगा कि पहले ऑरेंजेस सप्लाई होंगे या पहले पैसे आएंगे। अगर तो डिफाइन हो जाए कि पहले एक काम करेगा फिर दूसरा, तो ये बन जाएगा डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और अगर ये तय हो कि इस एक हाथ से ऑरेंजेस दिए जाएंगे और दूसरे हाथ से पैसे लिए जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। तो लॉ ये बताना चाह रहा है कि अगर तो कोई ऑर्डर तय हुआ हुआ है, एक्सप्रेसली तय हुआ हुआ है, तो फिर वो उस ऑर्डर में होंगे जो तय हुआ है। कुछ ना तय हुआ हो फिर क्या करें? उस तरह की ट्रांजैक्शन नॉर्मली कैसे होती है? आप अगर स्टोर में जाते हैं तो आप पहले सामान उठा के लेके आके वहाँ रखते हैं और फिर बाद में पैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के अंदर बड़ा इजी है बताना, आप पहले पैसे देते हैं कॉलेज को, कॉलेज बाद में महीने बाद आपको पढ़ा रहा होता है। तो अगर तय ना हुआ हो कि पहले आप पैसे देंगे या पहले कॉलेज पढ़ाएगा, तो नॉर्मली क्या होता है? आप पैसे देते हैं, बाद में कॉलेज पढ़ाता है, तो फिर वो उस नॉर्मल ही प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा होगा। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस समझ आया? अगर कुछ तय हुआ है तो वो फॉलो होगा, और कुछ नहीं तय हुआ तो जो नेचुरल प्रोसेस है। साइमल्टेनियस क्या था? दोनों के दोनों साथ में परफॉर्म करेंगे। तो जब साथ में परफॉर्म करेंगे तो एक परफॉर्म करेगा और दूसरा परफॉर्म नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब क्या करें? आप ऑरेंजेस किस वक्त देंगे दूसरे बंदे को? जब वो पैसे देने पे तैयार होगा। तो हम यहाँ कहते हैं जब रेसिप्रोकल प्रॉमिस होंगे साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस के हवाले से, तो प्रोमिसर जो है वो तब तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा जब तक प्रोमिजी रेडी और विलिंग नहीं है परफॉर्म करने के लिए। तो साइमल्टेनियस में आपको इंतज़ार करना है कि वो रेडी है तो फिर आपने परफॉर्म करना है। और ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी? जो तय हुई है। और कुछ नहीं तय हुआ तो क्या होगा? जो नॉर्मली उस तरह के ट्रांजैक्शंस में होता है उसको फॉलो किया जाएगा। प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस, हम ये कहते हैं कि अगर एक पार्टी दूसरे को परफॉर्म करने से रोक दे। दो बंदे थे, एक बंदे ने परफॉर्म करना है फिर दूसरे ने परफॉर्म करना है। पहला परफॉर्म करने लगा, ऑरेंजेस लेके जाने लगा, दूसरे ने कहा नहीं रहने दो, तो अब पहले बंदे को परफॉर्म करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन वो दूसरे से जुर्माना मांग सकता है। और इसका रिवर्स रूल होता है कि जिस पार्टी ने पहले परफॉर्म करना है, अगर वही परफॉर्म ना करे, जिसने ऑरेंजेस देने थे वो देने आया ही नहीं, तो क्या पैसे वाले को जाके देने हैं? अगर तय हुआ है कि पहले ऑरेंजेस डिलीवर होंगे बाद में पैसे आएंगे, तो फिर पहले ऑरेंजेस डिलीवर होंगे बाद में पैसे आएंगे। तो अगर ऑरेंजेस वाला ऑरेंजेस ही ना दे तो पैसे वाला पैसे मत दे और अदालत में पहुंच जाए। या फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस वाला ऑरेंज देने की कोशिश कर रहा और पैसे वाले ने रोक दिया, नहीं अभी मत डिलीवर करो, तो अब कसूर किसका है? पैसे वाले का। अब कंपनसेशन कौन देगा? अब कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल कर सकता है। ये बात समझ आ रही है? जो पार्टी डिफ़ॉल्ट पे है वो फंसेगी और जो पार्टी मजलूम है उसको इजाज़त मिल जाएगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे किताब हमें वो दो रूल्स बताती है कि प्रॉमिस टू डू लीगल एंड इल्लीगल थिंग्स। ये वाली चीज़ कहीं पहले भी आई थी और मैंने आपको बताया था, याद है? आपको एक स्लाइड दिखाई थी और आपसे कहा था कि आगे जाके इसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो ये वो वाली स्लाइड थी जहाँ हमने कहा था कि लीगैलिटी और इल्लीगैलिटी आपस में मिक्स हो जाते हैं। जब मिक्स हो जाते हैं तो अगर इल्लीगल और लीगल पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकते तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और अगर आप सेपरेट कर सकते हैं तो जो वैलिड पॉइंट है वो चलेगा और जो इनवैलिड है वो फारिग हो जाएगा। तो वो कहते हैं अगर आप प्रॉमिस करें, पहले प्रॉमिस करें कि हम कुछ लीगल काम करेंगे और बाद में प्रॉमिस करें कुछ इल्लीगल काम करेंगे, तो जो पहला सेट है वो सही है और जो दूसरा सेट ऑफ प्रॉमिस है वो गलत है। सेम गोज विद अगर अल्टरनेटिव प्रॉमिस हो, आप कहेंगे या तो मैं आपको 5 लाख रुपए में 10,000 kg ऑरेंज सप्लाई करूँगा या मैं आपको एक मर्डर करके दे देता हूँ 5 लाख रुपए में। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म का है? पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। या आ गया या मैं मर्डर कर देता हूँ या ऑरेंजेस सप्लाई कर देता हूँ, तो जो मर्डर वाली ऑप्शन है वो फारिग हो गई और ऑरेंजेस, यानी अल्टरनेटिव प्रॉमिस बिंग इलीगल। अगर एक अल्टरनेटिव प्रॉमिस हो, एक ब्रांच लीगल हो और अदर इलीगल हो, तो फिर लीगल वाली चलेगी, इलीगल फारिग हो जाएगी। और अगर दो प्रॉमिस हैं, पहला लीगल और बाद वाला इलीगल, तो लीगल चलेगा, इलीगल फारिग हो जाएगा। और अगर पहला ही इलीगल हो तो वो भी फारिग और उसके साथ जितने भी लीगल हैं
वो सब भी फारिग। बात कुछ कुछ समझ आ रही है? और सर ये भी ज़रा सेशन असल में मैंने इनसे भी पूछा तो मैंने कहा कुछ थोड़ा सा हम खींच सकते हैं, तो उन्होंने कहा हल्का फुल्का जो है ना वो आपको थोड़ी सी जहमत हो रही है, बस क्लोजिंग के करीब। ठीक है जी। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा साथ साथ जो है ना, अब हम इसको चैप्टर हमें समझ आ रहा है, बट इस चैप्टर के पास पेपर्स में ICAP ने ये जॉइंट प्रोमिसेस के साथ काफ़ी खेला है। यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि हमें वो कुछ पैटर्न समझ आ जाए कि हमने क्या करना है, चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। पास पेपर्स में हमें हेल्प होगी, लेकिन अगेन आई बिलीव कि ये दूसरा चैप्टर है आज जो शायद पास पेपर से महरूम रह सके। तो एक दफ़ा थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ये जो जॉइंट प्रोमिसर्स और जॉइंट प्रोमिसेस की मिथ है, अब ये मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एडवांस यूज़र्स के लिए। वो जो कमज़ोर दिल हज़रात हैं वो सामने मत देखें, जिन्होंने अभी समझा है उन्हें अभी नहीं पता कि पास पेपर में ICAP किस तरह से सवाल पूछ रहा है और वहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आती है। तो यहाँ पे आपने एक रूल जहन में रखना है, सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता। ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं। ये रूल जहन में अगर आपके पेपर में है तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। सब्जेक्ट को नहीं तोड़ सकते, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं। जब भी प्रॉमिस होता है ना तो एक पार्टी ने परफॉर्म करना होता है और दूसरे ने डिमांड करना होता है। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक परफॉर्म कर रहा है, एक डिमांड कर रहा है। जो परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट है और जिसको परफॉर्म करके दे रहा है वो ऑब्जेक्ट है। और अगर डिमांड हो रही हो तो जो डिमांड कर रहा है वो सब्जेक्ट है और जिससे डिमांड कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं। यहाँ पे हम पहले परफॉर्मेंस का रूल लिख लेते हैं और यहाँ हम डिमांड की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल है, ए ने XY के साथ एक एग्रीमेंट किया कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा। तो ए सब्जेक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा और किनको परफॉर्म करके देगा? X और Y। ए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को नहीं तोड़ सकते, ये तो पहले ही अकेला है, लेकिन ऑब्जेक्ट को तोड़ा जा सकता है। तो ए चाहे तो X को परफॉर्मेंस दे दे, चाहे तो Y को परफॉर्मेंस दे दे। ए चाहे तो X को परफॉर्मेंस दे दे, चाहे तो Y को अलाउड है। थोड़ा सा सिनेरियो टेक्निकल करते हैं। MNO ने मिलके GHQI, MNO ने मिलके GHI के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम आपको ऑरेंज सप्लाई करेंगे। कौन सप्लाई करेगा? MNO। MNO परफॉर्म करेंगे, सब्जेक्ट है। तो इनमें से कौन ऑरेंज सप्लाई करेगा? सब के सब ऑरेंज सप्लाई करेंगे। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप तोड़ नहीं सकते। किसको सप्लाई करेंगे? या G को कर सकते हैं, या H को कर सकते हैं, या I को कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट को नहीं तोड़ सकते। इसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिवर्स कर देते हैं। यही एग्जांपल मैं दोबारा लिखता हूं, लेकिन इस दफा जो है वो डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में। ए है और XY है। इस दफा XY ए से कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। यहां पे परफॉर्मेंस थी और यहां पे है, और इसी तरह से MNO से डिमांड कर रहे हैं GH और I। अभी हम सिर्फ ऑरेंजेस देने वाले वादे की बात कर रहे हैं, पैसे वाला वादा भी हो सकता था। तो आपने पहले समझना है कि जो वादा है वो किसने किससे किया। ऑरेंजेस किसने देने थे? लेफ्ट वालों ने राइट वालों को देने थे। ए ने ऑरेंजेस देने थे XY को, MNO ने ऑरेंजेस देने थे GHI को। वही एग्जांपल है।
अब इन्होंने ऑरेंज देने का वादा किया तो ये प्रोमिसर है, उन्होंने डिमांड करना है। ये जो राइट वाले हैं ये डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमें ऑरेंजेस आपने अभी तक नहीं दिए। अब डिमांड कौन कर रहा है भला? ये लोग डिमांड कर रहा है, और जिससे डिमांड किया जा रहा है वो कौन है? तो डिमांड कर रहा है सब्जेक्ट हो गया। एक्स वाई डिमांड कर रहे हैं, इनमें से कौन डिमांड कर सकता है? दोनों करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट को तोड़ नहीं सकते। सब्जेक्ट कौन है? डिमांड करने वाला। तो एक्स वाई अगर डिमांड कर रहे हैं तो ये तोड़ नहीं सकते। दूसरी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, वो पहले ही एक है, तो इधर तो मामला आसान हो गया। जी एच आई इन्होंने डिमांड करना है कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए, इनमें से कौन डिमांड करेगा? मिल के डिमांड करेंगे। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं तोड़ा जा सकता। जिससे डिमांड करेंगे उसे तोड़ा जा सकता है। तो पेपर में वो आपको सिनेरियो बना के दे देंगे कि इन लोगों ने इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने उनको परफॉर्मेंस दे दी, इस अकेले ने उन सबको परफॉर्मेंस दे दी, तो आप कहेंगे ओहो ये सब्जेक्ट टूट गया। कहेंगे इन सब ने उस अकेले को परफॉर्मेंस दे दी, आप कहेंगे कोई मसला नहीं। तो जब भी पेपर में सिनेरियो आए, ये गोल्डन रूल आपने हमेशा जहन में रखना है कि सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं। अगर बात हो रही है परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट है और जिसको परफॉर्मेंस दे रहा है वो ऑब्जेक्ट है। और अगर बात हो रही है डिमांड की, तो डिमांड करने वाला और जिससे डिमांड कर रहे हैं। तो आप इसके पास पेपर्स जब देखेंगे, और हमें जब भी इंशाल्लाह बीच में मौका मिलेगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे बड़े काम आएगा, क्योंकि कई पार्टी से डील कर रही होती हैं और आई कैप उलझा देता है, और कभी उस सवाल का जवाब देखें तो वो कहते हैं सही हुआ है, और कभी जवाब देखें तो लिखा होता है गलत हो गया है, और बंदा कलाबाजियाँ ही खाता रह जाता है। तो ये डायग्राम, ये आज वाली बात अगर आपके जहन में हो, रिवर्स ऑर्डर में आपको, तो रिवर्स ऑर्डर में करने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमें समझ आ जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता पीछे वाले पास पेपर कैसे आगे इस्तेमाल हो रहे हैं, और ट्रेंड भी समझ आ जाता है, और एंड पे फिर हम जो आखिरी डिस्कशन करते हैं वो लेटेस्ट ट्रेंड की करते हैं। सुहेल एंड अफाक ने 2 मिलियन दिया मोहसिन, लैला एंड फैज़ान को जॉइंटली। लो जी, सुहेल और अफाक ये भी जॉइंट है, और जो पैसे दिए हैं 2 मिलियन मोहसिन, लैला और फैज़ान को, वो भी जॉइंट है। कानून उर्दू में हमने कुछ पढ़ा था, सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट वो शख्स होगा जो कोई हरकत कर रहा होगा। हरकत कैन बी परफॉर्मेंस, हरकत कैन बी डिमांडिंग द परफॉर्मेंस। सवाल हमें बताएगा कि हरकत क्या हो रही है। ऑन ड्यू डेट लैला बिकम इंसॉल्वेंट, लैला जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है। लैला किसके साथ थी? मोहसिन और फैज़ान के साथ। विदाउट इन्फॉर्मिंग सुहेल, अफाक वॉन्ट्स मोहसिन टू रीपे द फुल अमाउंट टू हिम। अफाक कुछ करना चाह रहा है, अफाक कुछ डिमांड कर रहा है। वो किससे डिमांड कर रहा है? मोहसिन से, कि तुम पूरी अमाउंट हमें दो। लेकिन अफाक ने अपने दूसरे भाई सुहेल को नहीं बताया। अफाक पैसे मांग रहा है, अफाक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टूट नहीं सकता, तो इसने गुस्ताखी की है। अच्छा, जिससे पैसे मांगे हैं खाली मोहसिन है, ऐसा कर सकते हैं, उन 3 में से किसी एक से पैसे मांग लिए जायज़ है, लेकिन आप दोनों को मांगने चाहिए थे। तो आप कहेंगे अगर वो सुहेल के साथ मिल के पैसे मांगता तो तीनों में से किसी एक से मांग लिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इकट्ठे क्यों नहीं मांगे? सब्जेक्ट क्यों टूटा? तो यहाँ सब्जेक्ट टूट गया। क्या मोहसिन को कंपेल कर सकते हैं कि फुल अमाउंट दो अफाक को? हम कहेंगे नहीं। मोहसिन के पास क्या राइट है? फॉर एग्जांपल मोहसिन किसी वजह से पेमेंट कर देता है, तो मोहसिन के अपने बाकी पार्टनर्स पे क्या राइट है? वो उनसे रिकवर कर सकता है। बात समझ आ रही है? एक स्टेप ऊपर चलते हैं। मेमार प्रॉमिस टू मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर टू नासिर रिमोट कंट्रोल टॉय हेलीकॉप्टर ऑफ एग्रीड स्पेसिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2011। मार्च 2011 के पहले हफ्ते में उसने उसको रिमोट कंट्रोल टॉय हेलीकॉप्टर देना था। नासिर इन टर्न प्रॉमिस टू पे फॉर देम बाय सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2011। उसने कहा पहले हफ्ते तुम मुझे टॉय दे दो, दूसरे हफ्ते मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ऑर्डर तय हुआ है। मेमार डिड नॉट डिलीवर द टॉयज़। मेमार ने उस हफ्ते टॉयज़ नहीं दिए। क्या नासिर अपना वादा पूरा करे? नहीं।
क्योंकि ऑर्डर तय था, अगर पहला बंदा काम करेगा तो आप पाबंद होंगे, जब उसने काम नहीं किया तो फिर आप पाबंद नहीं है, बल्कि उल्टा आप अदालत जाके कह सकते हैं देखो उसने मुझे टॉयज नहीं दिए, मेरा नुकसान हो गया। ब्रीफली डिस्क्राइब द रूल स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वेयर दीज हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड, अगर नहीं बताया हो तो क्या होगा। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का रूल बताएं, और इफेक्ट ऑफ रिलीज बाय प्रोमिजी ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। 3 रट्टे वाले पार्ट्स पूछ लिए 7 नंबर के लिए, तीनों क्रैमिंग वाली चीज़ें। हम पास पेपर के डिस्कशन में जो लॉजिकल है उनके ऊपर ज़रा ज़्यादा बात कर रहे हैं। बिन्यामीन बोरोड 1 मिलियन फ्रॉम हातिम एंड ताहिर जॉइंटली। एक तरफ बिन्यामीन अकेला है और एक तरफ हातिम और ताहिर जॉइंट है। एंड प्रोमिस टू रीपे द अमाउंट ऑन 1 मार्च 2011 विद रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस इन फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशन में कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है। देखिए इसने बोरो किया, इसने वापस करना है, तो हातिम और ताहिर ने कहा था, हातिम और ताहिर को इसने परफॉर्मेंस करके देना है, तो हातिम और ताहिर जॉइंटली परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। वो कहते हैं अगर हातिम और ताहिर दोनों जिंदा हैं तो कौन डिमांड करेगा, दोनों डिमांड कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट बन गए, दोनों ने चाहिए। हातिम मर जाता है ड्यू डेट से पहले, हातिम का रिप्रेजेंटेटिव और ताहिर, हातिम और ताहिर दोनों मर जाते हैं, यानी कि ऊपर का सिनेरियो बिला वजह उन्होंने क्रिएट किया। वो पूछना ये चाह रहे थे कि अगर कुछ बंदे जिंदा हो कुछ मर जाएं तो कौन परफॉर्म करेगा, कौन डिमांड करेगा। छा गए आप। साइमन निशात जॉइंटली ओन मैनी सेट्स ऑफ ब्राइडल ज्वेलरी। दोनों के पास जॉइंटली जो है वो ज्वेलरी जो है वो जो शादी ब्याह वाली ज्वेलरी है वो उनके पास है, बड़े ज़बरदस्त तूफ़ानी सेट उनके पास हैं। नगीन, नागन तो नहीं लिखा हुआ, नहीं, नगीन बोरोड अ सेट फ्रॉम देम फॉर हर वेडिंग। अपने वेडिंग के लिए उसने उनसे ज्वेलरी ली एंड एग्रीड टू रिटर्न इट आफ्टर द वेडिंग। उसने कहा शादी के बाद वापस कर दूंगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन देम टू हुम शुड नगीन रिटर्न द ज्वेलरी। नगीन इन दो में से किसको ज्वेलरी वापस करे। नगीन ज्वेलरी वापस कर रही है, वो सब्जेक्ट है, वो अकेली है। ऑब्जेक्ट कौन है, दो, किसी एक को भी वापस कर दे तो वो एक्टिंग फॉर ऑल ज्वेलरी उसे ले सकते। बाकिर एंड कुर्बान जॉइंटली बोरोड अ सम ऑफ 6 लाख फ्रॉम आतिफ एंड सलीम। आतिफ और सलीम और बाकिर और कुर्बान ये 2 लोग हैं। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने फॉलोइंग बताना है। डेट ऑफ पेमेंट, बाकिर ने 6 लाख आतिफ को दे दी और आतिफ मान भी गया। बाकिर ने जो पे किया, क्या बातें अकेलों को पे करना चाहिए था, बाकिर ने पे किया है, सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट अकेला नहीं हो सकता था, तोड़ नहीं सकते थे, बाकिर और कुर्बान दोनों को जॉइंटली पेमेंट करनी चाहिए थी। तो ये पेमेंट अच्छी नहीं हुई। पेमेंट खाली आतिफ को कर ली और आतिफ ने कबूल कर ली। ये वाली साइड सही लग रही है, जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसको तोड़ा जा सकता है। तो बाकिर की पेमेंट गलत है लेकिन आतिफ का रिसीव करना गलत नहीं है। आर बाकिर एंड कुर्बान डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लाइबिलिटी? नहीं, चूँकि जॉइंट प्रोमिसर को जॉइंट वे में प्रॉमिस परफॉर्म करना चाहिए था। ऑन ड्यू डेट, दूसरी सिचुएशन, बाकिर एंड कुर्बान डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट। ड्यू डेट पे बाकिर और कुर्बान जो है वो डिफॉल्ट कर गए। सलीम ने विदाउट इन्फॉर्मिंग आतिफ फाइल अ सू अगेंस्ट बाकिर एंड कुर्बान फॉर रिकवरी। सलीम ने आतिफ को बताए बगैर केस कर दिया। क्या सलीम अकेला केस कर सकता है? वो सब्जेक्ट है। सलीम अपने दोस्त आतिफ के साथ मिलके केस करता तो चलता, केस किसी एक पे कर देता, 2 पे कर देता, चल जाता। एक ही रूल आपने हमेशा अप्लाई करना है, सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता, ऑब्जेक्ट को तोड़ा जा सकता है। फ़हीम, सलीम एंड जमील जॉइंटली बोरोड 50 मिलियन फॉर अ बिजनेस प्रोजेक्ट फ्रॉम अ कॉमन फ्रेंड कमाल। कमाल से इन्होंने पैसे उधार लिए हैं, 3 बंदों ने, फ़हीम, सलीम और जमील ने। दे जॉइंटली प्रॉमिस टू रीपे द बोरोड अमाउंट। उन्होंने इकट्ठे वादा किया कि हम पैसे अदा करेंगे अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बताएं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट व्हाट वुड बी राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जॉइंट प्रोमिसर्स की क्या राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं? वो जॉइंटली लाइबल होते हैं, जॉइंट एंड सेवरल होते हैं, और जो है वो जब उन्होंने परफॉर्म करना होता है तो इकट्ठे करते हैं, लेकिन अब जब उनसे परफॉर्मेंस मांगी जाती है तो जॉइंट एंड सेवरल अलग अलग भी हो सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं। एक्सप्लेन देयर राइट्स एंड लाइबिलिटी इफ कमाल रिलीजेस जमील फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी। कमाल ने जमील को आज़ाद कर दिया, जमील आज़ाद हो गया, कमाल के लिए आज़ाद हो गया, बाकी दोस्तों की नज़र में आज़ाद नहीं। और क्या बाकी दोस्त आज़ाद हो गए? नहीं।
हाउ वुड लाइबिलिटी बी डिवॉल्व इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन और मोर ऑफ जॉइंट प्रोमिसर? एक या एक से ज़्यादा जॉइंट प्रोमिसर्स की डेथ के केस में क्या होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे चली जाती है। टेक्निकली ये टाइप 2 सवाल है जिसमें सिनेरियो बना के उन्होंने सिर्फ आपसे जॉइंट प्रोमिसर्स के 2 रूल्स पूछे हैं। गोल्डन फूड्स एग्रीड टू सप्लाई 2500 कैन्स टू आरजीएस। आरजीएस को गोल्डन फूड्स ने 2500 कैन देने हैं किसी चीज़ के। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट डेट ऑफ डिलीवरी वॉज 31 अगस्त। 31 अगस्त को डिलीवर होना चाहिए था, लेकिन ड्यू डेट पे जो गोल्डन फूड्स है उसने रिफ्यूज़ कर दिया है कि उसने केन सप्लाई करने से इनकार कर दिया ड्यू डेट पे। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस द राइट ऑफ आरजीएस इन अबव सिचुएशन एज्यूमिंग दैट टाइम वॉज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम वॉज एसेंस तो आपके जहन में फ़ौरन से आता है कि अगर नहीं पे होगा तो या तो वो कैंसिल कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा। कैंसिल कर लेगा तो डैमेजेस क्लेम करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या डिले के एक्सेप्ट करते हुए उसने कोई नोटिस दिया है। अगर नोटिस दिया है कि ठीक है मैं डिले एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे इतना हल्का फुल्का जुर्माना चाहिए या इतना मेरा अगले दिन नुकसान होगा वो तुम नुकसान भरो, तो अगर एक्सेप्ट करते हुए बता दे तो वो एक्स्ट्रा जुर्माना ले सकता है। और अगर एक्सेप्ट कर लिया मुस्कुरा के तो ओके, और अगर इनकार कर दिया तो जितना जुर्माना है भरना पड़ेगा। व्हाट वुड बी योर आंसर टू ए अबव अगर गोल्डन फूड सप्लाई द केन ऑन 12 सितंबर? 31 अगस्त को होना चाहिए था, 31 अगस्त से आगे वो 12 सितंबर को देता है और आरजीएस एक्सेप्ट कर देता है परफॉर्मेंस, लेकिन एक लॉस होता है उसको डिले सप्लाई की वजह से। तो अगर वो डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है तो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस वो उसे बताएगा और फिर उस डिले की वजह से जो थोड़ा बहुत लॉस हुआ है वो भरना होगा। जल्दी से आगे चलते हैं। 5 रूल्स आपने बताने हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की परफॉर्मेंस के हवाले से। रेसिप्रोकल प्रोमिस आपने पढ़े तो उसमें 4-5 रूल्स पढ़े थे। रट्टे वाला सवाल 5 नंबर का। मोहसिन एंड जलील जॉइंटली बोरो करते हैं 3 लाख रुपए मुस्लिम और मुनाफ से जॉइंटली। 2 जॉइंट प्रोमिसर 2 जॉइंट प्रोमिसी। ऑन ड्यू डेट मोहसिन एंड जलील डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट। मोहसिन और जलील दोनों पेमेंट नहीं कर पाते। मुनाफ विदाउट मुस्लिम्स नॉलेज फाइल अ सू अगेंस्ट मोहसिन एंड जलील। बगैर साथ वाले भाई को बताए उन पे केस कर देता है। ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते थे, यहाँ सब्जेक्ट टूट गया, गलत हुआ। आप ये बताएं क्या वो सक्सीड करेगा अपने केस में, सक्सेसफुल होगा? आप कहेंगे नहीं जी, उसको जॉइंटली ये केस करना चाहिए था। उन दो पे भी कर सकते थे, अकेले भी कर सकते थे। सरिया ट्रेडर एग्री टू सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल टू ख्वाजा कॉन्ट्रैक्टर। ये सवाल हमने पहले देखा था लेकिन इसका कोई और पार्ट किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, यहाँ कुछ और कॉन्टेक्स्ट। ड्यू डेट पे एसटी फेल टू फिलफिल देयर ऑब्लिगेशन, एक्सप्लेन द राइट अवेलेबल टू केसी अंडर द अबव सिचुएशन, टाइम वाज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी उन्होंने ख्वाजा कॉन्ट्रैक्टर और उनका तो सिर्फ शुगल में जिक्र किया था, वो आपसे पूछ रहे थे कि टाइम एसेंस हो तो क्या होता है। जब मैं आपको टाइप 2 सवाल की प्रैक्टिस करा रहा था तो दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने डिस्प्ले किया था। उस वक्त मैंने उसकी गहराई में उतर के नहीं बताया था कि टाइम वाज एसेंस में वो 2-3 बातें क्या होती हैं। अब आपको वो वाली बातें समझ आती हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन 5 रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जैसे ये सवाल दूसरी दफ़ा आया आप समझ गए कि ये तो हमें याद कर लेना चाहिए। BT is engaged in business of import, purchase and supply of electronic items. During the year इन्होंने फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। ये सवाल के भी कई पार्ट्स हम अलग अलग जगह देखते रहे हैं। यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हैं, एक आध और जगह इसके और पार्ट्स है। इसके बारे में अब आपने बताना है जो 2 सिचुएशन है। BT agreed to supply 500 electronic ovens to IL. The ovens were to be manufactured by AB. AB failed to supply the ovens to BT on time, due to which BT was unable to deliver the ovens to IL. एक पार्टी ने दूसरे से कहा मैं आपको चीज़ सप्लाई करूंगा, पीछे वाले ने ही सप्लाई नहीं की तो आप आगे वाले को सप्लाई नहीं कर सके, तो क्या ये इम्पॉसिबल हो गया? हम कहेंगे नहीं, यहाँ थर्ड पार्टी डिफ़ॉल्ट कर गई है। टेक्निकली चैप्टर 6 को ज़रा ज़्यादा रिलेट करता है कि थर्ड पर्सन के डिफ़ॉल्ट पे अब आप जो है फंस गए हैं, अब आप उसको सप्लाई नहीं कर सकते। BT एग्री टू सप्लाई 250 राइस कुकर्स टू FC against an advance payment of 5 लाख। BT specified that rice cookers would either be imported or smuggled from Korea. उसने कहा भाई या तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे या स्मगल कर लेंगे। अल्टरनेटिव प्रॉमिस हो गया। फेसबुक पे भी एक सवाल आया हुआ था फेसबुक वाले यूज़र के लिए, मैंने वहाँ लिख तो दिया था अल्टरनेटिव प्रॉमिस। कल उस पर थोड़ा सा एकदम से तेज़ी से हमारी बात हुई। सम टाइम आपके पास 2 ऑप्शन होती है कि या हम इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। एग्रीमेंट ये होता है या ये करें या ये करें। एक शाख लीगल है और एक इलीगल है, तो सिर्फ लीगल वाली शाख मानी जाएगी, इलीगल नहीं मानी जाएगी। उसने 2 ऑप्शन दी कि या हम इंपोर्ट कर सकते हैं या हम स्मगल कर सकते हैं। तो हम इस जुमले को पढ़ेंगे ऐसे कि उसने हमें कहा कि हम इंपोर्ट करेंगे।
तो स्टेटस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, हम कहेंगे जी अगर इंपोर्ट करने का मामला है तो ये बिल्कुल इनके दरमियान सही तय पाया है। रूल बताएंगे अल्टरनेटिव प्रॉमिस का और उसमें कवर कर लेंगे। फरहान नुमान एंड सलमान स्टैब्लिश अ होटल इन सवात फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस। उन्होंने 6 लाख लोन ले लिया दानिश से 6 महीने का। एक बंदे ने लोन दिया और 3 बंदों ने लोन लिया है। अब देखते हैं कि लोन लेने वाला मांगता है या लोन मतलब ये देने वाला मांगता है या लेने वाले। कैन दानिश रिकवर द लोन ओनली फ्रॉम नुमान ऑन ड्यू डेट। टिपिकली इस सवाल का जवाब लोग गलत दे देते हैं, वो कहते हैं नहीं जॉइंट प्रोमिस हैं सबसे इकट्ठे मांगेंगे। बट अब आपको गेम समझ आ गई है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। क्या दानिश खाली नुमान से मांग सकता है? हम कहेंगे हाँ जी, डिमांड करने वाला इकट्ठे है, जिनसे डिमांड कर रहा है प्रोमिसी उनकी जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है, किसी एक से भी वो सारी जिम्मेदारी मांग सकता है। कैन दानिश रिकवर द लोन इफ फरहान नुमान एंड सलमान डाई बिफोर ड्यू डेट। अगर ये तीनों मर जाते हैं ड्यू डेट से पहले, क्या वो लोन रिकवर कर सकता है? हाँ जी, वो इन तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर कर सकता है। कैन फरहान बी हेल्ड लाइबल फॉर लोन। फरहान कौन है जी? इन तीन में से एक। इफ दानिश रिलीज हिम बिफोर ड्यू डेट, दानिश ने फरहान को रिलीज कर दिया, क्या फरहान लाइबल है? फरहान दानिश को लाइबल नहीं है, लेकिन अपने पार्टनर्स को लाइबल है। वो बाकियों से रिकवर कर लेगा और ये उसमें आज़ाद नहीं होगा। तो फाइनली हमारा जो बैकलॉग है वो -1 हो गया। अब हमारे